ये चैप्टर जो है हर साल एग्जाम में 4 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। तो भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला एक देश है। हमारी भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। बालक को जन्म के साथ साथ माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिल जाते हैं, जिसे हम जैविक विरासत कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैविक विरासत किसे कहते हैं? जो मतलब बालक के जन्म के साथ माता पिता के शारीरिक और मानसिक ये 2 लक्षण जो हैं वो कॉमन लिखने होंगे डेफिनेशन के अंदर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जिसे हम जैविक विरासत के रूप में जानते हैं। घर, जमीन, जागीर अथवा तो कह सकते हैं स्थावर, उसके बाद जंगम संपत्ति विरासत से मिले उसे भौतिक संपत्ति कहते हैं। यानी जो भी आपको जमीन जायदाद जो मिलेगी वो भौतिक संपत्ति के रूप में कहलाएगा। उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य से जो कुछ प्राप्त होता है या सर्जन करता है उसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में कहा जाता है। उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को हम सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानते हैं। इसके उपरांत हम दूसरी चीजें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन में नीति नियम, उसका उत्सव, मनोरंजन, कला, कारीगरी, मान्यता और कौशल्य का भी उसमें समावेश होता है। भारत विश्व का एक प्राचीन देश है। उसकी उत्तम परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीति रिवाजों के परिवार व्यवस्था के विशेषता वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। प्राचीन भारत की 64 कलाएं, जिसमें हस्तकला, कारीगर, कलाबद्ध हुनर, चित्र, संगीत, नाट्य और उसके बाद नृत्य कला इत्यादि को गिना जा सकता है। अपनी प्राचीन मुद्राएं भी मूल्यवान थी। भूतकाल में विदेशी यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए भारत एक समृद्ध यानी कह सकते हो पैसा वाला देश का एक केंद्र था। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक जो है वो समान योग जो है वो विश्व को समग्र विश्व में स्वीकार किया है, जिसे परिणाम स्वरूप पूरे विश्व के अंदर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकरण के अंदर स्टूडेंट्स आप भारत के विविध प्रकार की कला कारीगरी के विषय में विस्तृत जानकारी करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ भारतीय कारीगरों का कमाल। भारत की सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य भारतीय कारीगरों एवं कलाबुत्तु, जिसे हम जरी काम भी कहते हैं, के हुनर को परंपरिकता में समाया, मतलब उनके कह सकते हैं परंपरागतता में के अंदर समाया हुआ है। भारत के रंग बिरंगे जीवन को उन्होंने कला कारीगरी और हुनर उद्योग के द्वारा कुशलता से विकसित किया है। गुथने का काम, कास्ट काम, मिट्टी काम, धातु काम, चित्र काम, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरा संबंधी कौशल्य, कारीगरी, शिल्प स्थापत्य, हाथ बुनाई से जुड़ी कारीगरी आदि भारत की विशेष पहचान है। नेक्स्ट टॉपिक दिया मिट्टी काम कला। मानव जीवन और मिट्टी के बीच एक बहुत ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा जो है वो मिट्टी से ही जुड़ी रहती है। यानी हम जन्म भी मिट्टी में लेते हैं, मतलब साथ में, और जब मरते हैं तब मिट्टी के अंदर ही क्या होते हैं, दफन हो जाते हैं। तो धातु की खोज हुई थी तब मनुष्य अधिकांशतः मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग ही किया करता था, जिसमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हाड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह की कोठरी यानी बखार जिसे हम कह सकते हैं वगैरह का समावेश होता है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीप कर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध और दही, छाछ, घी जैसे द्रव पदार्थों को भी मिट्टी के बर्तनों के में ही रखा जाता था। रसोई के बर्तन भी मिट्टी के ही होते थे। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति के समय में मिट्टी के लाल रंग के प्याले, उसके बाद वर्तमान यहाँ पे बरनी, रकाबी, बरनी मतलब ये बड़ी से होता है जिसमें आप देखा होगा गांव के लोग जो उसके अंदर जो है घी वगैरह, दूसरा आप कह सकते हैं यहाँ पे अचार वगैरह जो है वो बर्तनी के अंदर रखते हैं, आदि बर्तन मिले थे। कुम्हार के चक्कों मिट्टी के काम करने के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जाता है, यानी कुम्हार जिससे बनाता है मटका वो। आज भी नवरात्रि में गरबा दीपक को जो ऐसा छिद्रों वाला मिट्टी का घड़ा है वो देखने को मिलता है। उसके बाद कच्ची मिट्टी में पकाए गए टेराकोटा गए बर्तन एवं वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन से ही प्रसिद्ध है।
जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन गोंडा और गुजरात के लंग यहाँ पे लंगड़च यानी महसाणा में मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों के आधार पर हमें प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया हमें बुनाई कला। रुई की पूनी में से रेशे को खींचकर मतलब खींचने के साथ ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की क्रिया कला को कताई कहा जाता है। यानी रुई की जो पूनी होती है उसमें से रेशे को खींचकर यहाँ पे ऐंठ कर यानी कह सकते हैं ऐंठ कर जो धागा बनाने की कला को कताई कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कताई बुनाई का गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आजादी आंदोलन में से उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़कर एक इतिहास बनाया है गांधी जी ने। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है हाथ बुनाई। उसी के अंदर प्राचीन समय से ही भारत जो है वो वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल का थान अंगूठी में से निकल जाता था और दिया सलाई की डिब्बी में आ जाता था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए बहुत ही क्या है गर्व की बात है। तो स्टूडेंट ढाका जैसे हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो वो जो था वो पहले भारत का हिस्सा था, बाद में वो अलग हो गया। कश्मीर सहित भारत में बनने वाला गलीचा, पाटन का पटोला, उसके बाद कांजीवरम, बनारसी साड़ियां, राजस्थानी बंधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगर के नमूने जो है वो भारत की पहचान है। भारत में सोलंकी युग के स्वर्ण काल के दौरान उस समय की राजधानी पाटन में जो थे वो अनेक प्रकार के कारीगर जो थे वो आके बसे। उनकी कारीगरी कौशल्य के कारण विशेष कार के पाटन का पटोला जग में विख्यात है। पाटन की यह कामगारी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली यह आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित हो चुकी है। पाटन में बनने वाला यह रेशमी वस्त्र पटोला भी इसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशमी वस्त्र को जो बनता है वो पाटन में बनता है, जैसे पटोला भी कहा जाता है। कि स्टूडेंट से डेफिनेशन आ सकती है जिसमें दोनों तरह एक प्रकार की ही छपाई दिखाई देती है, अंततः दोनों तरफ से इसे पहना जा सकता है। ऐसा पटोला कई वस्त्रों तक फटता नहीं है और रंग भी नहीं जाता है। इसलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है कि पड़ी पटोले भात फाटे फात फीटे नहीं। मतलब पड़ी पटोले पत मतलब जहां चाहो उसको वहां से पहन लो लेकिन फिर भी फटता नहीं। आगे दिया है कढ़ाई बुनाई की कला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन यानी कह सकते हैं खोदने के दरमियान मिली मूर्ति और पुतली के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई का काम जो है वो देखने को मिला। भारत के पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई की करने की कारीगर की बहुत प्राचीन है। मतलब यहाँ पे जो कला जो है वो ये बहुत प्राचीन है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ कि स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कशीदा कारी देखने को मिलता है। इसी प्रकार कश्मीर का कश्मीरी कशीदा भी प्रसिद्ध है। इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी क्षेत्र की बांती तथा उसके ऊपर की कई परंपरागत शैलीबद्ध यहाँ पे शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए क्या है प्रसिद्ध हैं। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों में स्त्रियों के द्वारा गृह व्यवसाय रहा है। मतलब कच्छ, सौराष्ट्र में जो रहने वाले जो वहाँ प्रदेश जो है वहाँ पे वो प्रदेश में रहने वाली औरतों के लिए ये उनका गृह व्यवसाय जो है वो रहा है। उसके बाद चंदोवा, ताला तोरण, चौका, ताकिया, मशनद, झूले के उपरांत कई जातियों ने पहनी और जाने वाली मिर्जाई नामक वस्त्र के ऊपर कई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरागत आज भी प्रख्यात है। कढ़ाई बुनाई से साझा घोसा रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध आकृति प्रदान कृतियों में युक्त कसीदाकारी को देखने को मिलता है। कच्छ की बनी क्षेत्र में जट जैसी कौम की कशीदाकारी की भी एक बहुत अलग पहचान है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चर्म उद्योग। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विशेष उपयोग होता था और प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। तो इस स्टूडेंट चर्म उद्योग के बारे में भी पूछा जाता है। कृषि के लिए धुआं, कुआं से पानी निकालने के लिए कह सकते हैं यहाँ पे जो चरसा जो होता है वो और पानी की मशक और
पखाले में चमड़े का उपयोग होता है। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लोहार की धोकनी, विविध प्रकार के जूते, प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता है। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल में भी चमड़े का उपयोग होता है। भारत में चर्म उद्योग का विशेष स्थान था, जिससे जूते और चमड़े के विविध चीज वस्तु जैसे चमड़े की कढ़ाई, बुनाई, जूतियां, चप्पलें, उसके बाद पर्श, पट्टा एवं घोड़े जैसी, ऊंट जैसी प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम, चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी पुराने समय में। उसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हीरा मोती काम और मीना कारीगरी से आप क्या समझते हैं। ये जो है स्टूडेंट 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 17 यहाँ पे कह सकते हैं 7,517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री तट है। यानी भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं के अंदर 7,517 किलोमीटर वाला समुद्री तट है, जिसके कारण हीरा मोती का उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है। समुद्री मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता रहा है। भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाए गए हीरे मोती के आभूषणों पहले से ही विदेशों में खूब मांग रही हैं। विश्व विख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से मिला था। भारतीय लोग आभूषणों के शौकीन थे और उसके बाद सोने के गहने के उपरांत श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा और अमीर लोग विविधपूर्ण हीरे मोती के आभूषण पहनते थे। प्राचीन भारत में राजा महाराजा, श्रेष्ठ और महाजन लोग भी हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्र, आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे और राजा महाराजा और बादशाहों के सिंहासनों, मुकुटों, मलाओं, उसके बाद बाजूबंद बनाने में रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह, नारियल, घुनघुना, पिंजोरी, गेंदुरा, बेलों के आदि कलात्मक सहरा, सिंगों की झालर आदि बुनाई कला कारीगरी की अद्भुत रही है। संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकला कारीगर के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। सोना, चांदी, मीना कारीगर की कला कारीगरी में दुनिया भर के देशों ने भारत का स्थान जो है वो अग्रसर सबसे आगे है। आपने यहाँ सोना, चांदी, अलंकारों, यहाँ पे कह सकते हैं माला, हार, अंगूठी, एयरिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि के काम को कुशल और निपुण कारीगर मीना कारीगरी के द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग से भरपूर करके गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर जो होते हैं वो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद के विशेष रूप से यहाँ पे हैं। यानी मीना कारीगरी के विशेष रूप से कारीगर कहाँ कहाँ से बुलाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पे जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी मतलब बनारस, यानी हैदराबाद के विशेष रूप से है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ जरी काम यहाँ पे दिया गया है। तो जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से क्या है प्रसिद्ध है। सोना, चांदी के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला के द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता है। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सूरत प्रसिद्ध है। पानेतर यानी कन्या के ब्याह के समय पहचाना जाने वाला वस्त्र, साड़ी, घरचोला जैसे वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी के किनारे लगाकर बेजोड़ काम करते हैं। और इस आपको बता दूं कि सोना, हीरा, डायमंड के लिए भी हमारा सूरत जो है पूरे विश्व में क्या है प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बता दूं मैं, भारत जो है वो डायमंड पॉलिशिंग यानी जो हीरे को जो पॉलिशिंग करते हैं वो दुनिया में उसका 25% हीरा पॉलिशिंग जो है पूरे दुनिया का भारत ही करता है। तो स्टूडेंट्स भारत में किस जगह होता है, तो वो हमारा सूरत ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व यानी प्राउड फील की बात है। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे धातु काम। धातु विद्या भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाण युग के बाद धातु युग भी धातु विद्या विकसित हुई। लोथल के कारीगर धातु में से हंसियां, बर्मा यानी छिद्रक,
घुमाव वाली आरी, आरा, सुई जैसे तांबे का, कांसे का औजार बनाते थे। इसी प्रकार से धातु में से औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियां और पात्र बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी बना धातु में से बनाते थे। सोना चांदी जैसे धातुओं का उपयोग गहने में होता था, जबकि तांबा, पीतल, कांसा जैसे धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में होता था। जबकि लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने के लिए किए जाता था। नेक्स्ट दिया है कला में काष्ठ कला। मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ा का उपयोग होता था। धीरे धीरे औजारों, भवनों, मकानों का निर्माण भी लकड़ी के उपयोग से होने लगा। क्रमशः लकड़ी की मूर्तियां, बालकों के लिए खिलौना, खोखा, खंबे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनने वाला काष्ठकला नक्काशी का विकास हुआ। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला और ईडर के खिलौने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट समय दिया हुआ जड़ाई काम। अलंकार और जड़ाई काम कला जो है वो भारत की एक प्राचीन कला है। भारत की सजावट मतलब भारत के राजा, सम्राट और अन्य शासक जो थे वो समय के श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे उनमें हीरा, मोती, माणिक जो थे वो अधिक प्रमुख थे। इन कीमती रत्नों को गले का हार, बावजूद कड़ा, मुकुट एवं बेंदी, अंगूठी, नथनी आदि में जड़ाकर पहनते थे। विशेष निपुणता वाले कारीगर ऐसे जड़ाऊ काम में सिद्धहस्त थे, यानी इसको जड़ाना, ठीक है, उसके अंदर गड़ा देना। राजस्थान का बीकानेर गहने के जड़ाऊ काम के लिए पूरे हमारे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। दूसरा टॉपिक हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, अकीक काम दिया गया है। अकीक भारत की कई नदियों की घाटी प्रदेश में मिलने वाला एक कीमती पत्थर है। अकीक चकमक और कह सकते हैं अर्ध पारदर्शक सुंदर लाल पत्थर यानी कॉर्नेलियन मुख्य है। विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग का कैल्सिडोनिक पत्थरों को भी अकीक कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन देखी, सिलिका मिश्रित नीली या सफेद जो पत्थर होते हैं उसे हम अकीक कहते हैं। गुजरात में सूरत, उसके बाद राणपुर क्षेत्रों में विभिन्न भिन्न भिन्न आकार के अकीक के पत्थर में देखने को मिलते हैं। अकीक के पत्थर को अलंकारों में जड़ाऊ काम करने के लिए खंबात भेजा जाता है। खंबात के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराशकर उन्हें विशेष अलंकारों में जड़ाऊ योग्य बनाते हैं, अथवा कह सकते हैं अकीक के पत्थरों के माला अथवा तो मड़का तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ चित्रकला। तो देखते हैं स्टूडेंट्स अब हम चित्रकला के अंदर, तो विविध कलाओं में से चित्रकला का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। चित्रकला एवं कह सकते हैं रेखाओं के द्वारा कला और सौंदर्य का यहाँ पे रचना, यहाँ पे रसपान कराती है। इसमें प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में विविध भावना का दर्शन जो है वो यहाँ पे क्षमता लगभग जो है वो पाँच वर्ष प्राचीन हड़प्पी संस्कृति के अवशेष में से भारतीय चित्रकला के प्रमाण जो है वो मिलते हैं। पुरातत्व विभाग जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के उत्खनन में भारत की चित्रकला के नमूने तो मिलते ही रहते हैं। पाषाण युग के आदि मानव की गुफा में चित्रों में पशु पक्षियों के आलेखन देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भौतिक रेखांकन के आकृति और फूल पौधे बनाते थे। मध्य प्रदेश में हाथी, गेंडा, हिरन आदि चित्र जो है वो उल्लेखनीय है। अजंता इलोरा के चित्र भारतीय चित्रकला में बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों पर स्वास्तिक, कलश, गणेश के चित्र बनाने की और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा जो है वो बड़ी पुरानी है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है भारत की ललित कला। गायन, वादन, वर्तन एवं विविध पात्रों के वेशभूषा धारण करने के लिए किसी भी कथा या प्रसंग का अभिनय करना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। रामायण, महाभारत जैसे महाग्रंथ एवं अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य काफी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विशद अध्ययन रसमय है जो हम यहाँ पे देखेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम संगीत कला। स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारत संगीत में विश्व के अन्य देशों में संगीत से भिन्न भिन्न है। हमारे 4 वेदों में से साम वेद संगीत में संबंधित वेद माना जाता है। मतलब जो साम वेद जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ वेद माना जाता है। साम वेद की रुचियों को संगीत के साथ गाना तालबद्ध ढंग से गाना होता है। संगीत में गायन और वादन वादन दोनों का समावेश होता है। सारे गामा पा धा नी में संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से संगीत और लोक संगीत 2 भाग में बांटा जा सकता है। संगीत के 5 राग होते हैं। पहला श्री, दीपक, हेंडोल, मेघ और भैरवी। ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात का परिचय जो है वो निम्नानुसार है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं तो ऊपर हमने जो देखा ये हमारा रुद्र वीणा, उसके बाद सारंगी, तानपुरा और ये सितार। तो पुराने जमाने में ये सब चीज बजाए जाते थे। तो पहला में देखने मिलता है संगीत मकरंद। संगीत शास्त्र की जानकार जो है वो पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया है। किसने? संगीत मकरंद के अंदर जो पंडित नारद थे उनकी देन है। उसके बाद संगीत रत्नाकर। तो स्टूडेंट्स हर साल संगीत रत्नाकर जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद कर लेना है। संगीत शास्त्र के ज्ञाता जो है वो पंडित सारंग देव इस ग्रंथ के रचयिता थे। वे दौलताबाद यानी देवनगरी में रहते थे, इसलिए उत्तर भारत के दक्षिण भारत के संगीत से परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने भारत में संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। किसने बताया? पंडित विष्णु नारायण भरतखंडे ने। तीसरा है संगीत परिजात। भारत अहोबल में ईस्वी सन 1965 के अंदर उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया था कि सभी राग एक दूसरे से अलग अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व और विशेषताएं जो हैं वो रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण तूतीए हिंद के रूप में प्रसिद्ध थे। यानी अलाउद्दीन के समकालीन समय में जो अमीर खुसरो जो थे वो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण वो तूतीय हिंद के रूप में प्रसिद्ध थे। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। उस समय सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों को और कीर्तनों से देश भी भक्ति में वातावरण बन गया। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बेजू बावरा और तानसेन जैसी उसी समय की उनके गुजरात की संगीत तो जोड़ी ताना और कह सकते हैं रीरी नामक कन्याएं खूब प्रसिद्ध हुई। तो स्टूडेंट्स इस तरह कह सकते हैं एक संगीत की स्वर के अंदर हमारा भारत जो है अद्वितीय स्थान निभाता है। तो स्टूडेंट्स आगे का जो नेक्स्ट जो पार्ट जो है वो हम स्टूडेंट्स देखेंगे अगले वीडियो में।